जल्दी पैसे कमाने हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कमाने के लिए कौन सा तिकड़म लगाया जाए। आप कोई वीडियोस देखते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा गलत काम कर लूं कि जिससे जल्द से जल्द मैं रातों रात माला माल हो जाऊं। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली चीजें आपको पता लगने वाली हैं, जिसे सुनकर आपको पता लगेगा कि पैसे कमाने तो ठीक हैं, लेकिन पैसे गलत तरीके से कमाने के लिए जो तिकड़म लगाया जा रहा है हमारे देश के अंदर, वो अपने आप में भयावह है। दरअसल यूपी पुलिस ने कुछ ऐसा काम कर दिखाया है। जब यूपी पुलिस के जो अफसर इस केस पर स्टडी कर रहे थे, काम कर रहे थे, जब उन्हें पता लगा कि जिसकी वो तलाश कर रहे हैं ना उसका कोई चेहरा है, ना उनके पास उनका कोई सबूत है, फिर भी यूपी पुलिस जब पता लगाती है तो पता लगता है कि बिना चेहरे वाला जो कातिल है वो एक 12वीं क्लास का एक स्टूडेंट है। अब एक बच्चों ने किस तरीके से एक जालसाजी बुनी और उसमें पैसे कमाने की जो इनकी तत्परता थी, अगर ये कुछ और काम कर लेते तो शायद एक जान बच जाती। लेकिन वर्दी पहनकर, ये जो 12वीं क्लास के जो बच्चे थे, वर्दी पहनकर इंस्पेक्टर बनते हैं, एसपी साहब बनते हैं। फिर इनका खेल जो शुरू होता है उसका नकाब आज हम उतारेंगे और बताएंगे कि कैसे हमारे देश के अंदर पैसों के लिए जान ले ली जा रही है एक फोन कॉल के जरिए, और कहा जा रहा है कि तुम्हें हम बदनाम करके छोड़ेंगे, तुम्हारी न्यूड फोटो या वीडियो कॉलिंग हमारे पास सबूत है, तुम नंगी नंगी लड़कियों से बातचीत करते हो उसका सबूत है, तुम्हारे पूरे फैमिली में, तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे बच्चों को हमें वीडियो भेज देंगे। इसके बदले हमें क्या चाहिए? मोटी रकम चाहिए। कैसे पूरा नेक्सस काम करता है, क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, बिल्कुल अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में, इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग जानकारियां मिलने वाली हैं। तो ये जो पूरा मामला सामने आया है ये उत्तर प्रदेश से सामने आया है और कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, एक्शन लेते हुए एक डिजिटल मर्डर का केस सॉल्व कर दिया है। डिजिटल मर्डर मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप इस पूरी वारदात को जानने के बाद समझ जाएंगे कि कैसे जो कुछ लोग होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, वो एक सामने वाले शख्स के पास जाते हैं, उसे गोली मारते हैं, चाकू मारते हैं, तब वो हत्या कहलाती है। लेकिन नहीं, अगर आपने डिजिटली किसी को इतना परेशान किया, उसके साथ ऐसी कोई चीज़ें की जिससे वो अपनी जान लेने पर आतुर हो गया, तो वो डिजिटल मर्डर कहलाएगा। और इसी मर्डर को सॉल्व किया है यूपी पुलिस ने। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी वारदात बताती हूँ कि आखिर हुई क्या थी, पूरी कहानी क्या है, उसके पीछे कैसे कैसे साजिश रची गई। इसके बाद बताऊंगी कौन है वो आरोपी, कैसे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आपके लिए सतर्क रहना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पहले एक्सपर्ट्स थे जो साइबर ठगी करते थे, पर अब तो जो बच्चे हैं वो यूट्यूब से सीख सीख कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो भोले भाले गरीब किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इनके झांसे में फंसते हैं और कुछ तो मौत को गले लगा लेते हैं। दरअसल यूपी के प्रतापगढ़ में एक शख्स हैं, उनका परिवार रहता है ज्ञानदास। तो अचानक उन्हें 27-28 जनवरी के रात के आसपास कॉल आने शुरू होते हैं। अब कॉल आता है तो वो उठा भी लेते हैं। तो उनसे सामने से कहा जाता है कि हमें पता लगा है आप जो है ड्रग्स का धंधा करते हैं, आप ड्रग्स मंगवाते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं, और साथ ही साथ आपका एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। अब इसके बाद ज्ञानदास डर जाते हैं। वो गरीब किसान थे, उन्हें इतना कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो वो पूछते हैं कि साहब मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब सामने जो कॉल पर शख्स था, जो अधिकारी बनकर, जो पुलिस वाला बनकर उनको बोल रहा था, वो बोलता है कि देखो मैं फलाना फलाना थाने से बोल रहा हूँ और तुमने ऐसा ऐसा काम किया है, तुम्हारा बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, यानी बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है, तुम प्रतापगढ़, प्रयागराज, यूपी के जितने आसपास के इलाके हैं वहाँ ड्रग्स का धंधा करते हो, छोटे छोटे बच्चों तक ड्रग्स पहुँचा रहे हो। अब कोई जिस शख्स को इतनी जानकारी नहीं है, जो साधारण सा एक किसान है, वो ये चीज़ सुन के डर गया। और उससे जब पैसे मांगे गए, उसने बोला कि सर आप बताइए कैसे मैं इनसे निकल सकता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे कोई फंसा रहा है। तब जो अधिकारी है वो सामने से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो हम इसकी जांच करेंगे, बट उसके लिए मुझे कुछ फाइलें बनवानी है, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। और इसके आधार पर उनसे पैसे ठगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले उनसे 81,000 मांगे जाते हैं, फिर बोला जाता है 20,000 और दीजिए, लगातार ऐसे पैसों की डिमांड बढ़ती जाती है। अब जो किसान था वो डर जाता है, उसे लगता है कि मैं अपने घर में कैसे बताऊं, अपनी पत्नी को कैसे बताऊं, अपने भाई को कैसे बताऊं। उसको सच में लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी, समाज में आएंगी, तो वो बदनाम हो जाएगा, और इसी के चलते वो अपने परिवार में कुछ नहीं कहता। अब
हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि उससे इस कदर पैसे मांगे गए कि उसे झूठ बोलना पड़ा। वो अपने पड़ोसियों, वो अपने रिश्तेदारों में झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसे 17,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरी बीवी आईसीयू में एडमिट है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। किसी से 15,000 रुपये मांगता है और इकट्ठा कर करके इन जालसाजों को, इन कॉलेज के लड़कों को देता है इनकी अय्याशियों को पूरा करने के लिए। और उसको तो पता भी नहीं है कि आखिर वो सामने जो उससे बात कर रहा है वो अधिकारी नहीं है। अब ज्ञानदास बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। किसी तरीके से वो 81,000 और 17,000, 15,000 की जो रकम है वो सामने अधिकारियों को देता है जैसा उसे लग रहा था। लेकिन अब जो पानी था वो सिर के ऊपर से गुजर गया था। उसके हालात उसके बस में नहीं थे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था। और इसी के लिए उसने एक रात ऐसी चुनी जिस रात को उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब जो परिवार है, जब उसने इस हालत में इस तरीके से एक लाश देखी, जो ज्ञानदास के भाई थे, उन्होंने जब ज्ञानदास की लाश देखी तो उन्हें लगा कि शायद ये किसी तनाव में है और इस वजह से इसने ऐसा कदम उठा लिया। अब सोचिए कितनी आसानी से जो पूरा केस है दब जाता। परिवार को लगा कि उन्होंने किसी वजह से कदम उठा लिया, किसी तनाव में रहे होंगे। किसी को ये पता ही नहीं था कि ये तो मर्डर है, ये खुद तो ऐसा कोई कदम उठाया ही नहीं गया। अब होता ये है कि एक रोज़ जो शख्स मुर्दा है, सोचिए ज्ञानदास जो मर चुके हैं, जिनकी जो अंतिम संस्कार कर दिया गया है, उन्हीं के फ़ोन पर एक बार फिर से घंटी बजती है। और आप यहाँ से समझिए एक मुर्दा से उगाही करने के लिए घंटी बजाई जाती है, क्योंकि सामने वालों को तो पता नहीं कि ज्ञानदास मर चुके हैं। अब उनके कॉल पर जैसे ही घंटी बजती है तो इस बार भाई कॉल उठा लेता है। अब भाई जब कॉल उठाता है तो फिर उधर से वही आवाज़ आती है, ज्ञानदास हमने आप तुमसे कहा था कि तुम इतने बड़े नेक्सस में फंसते जा रहे हो, तुम इतना बड़ा धंधा चला रहे हो, तुम बोलते हो कि तुम ऐसा नहीं करते हो, पैसे तुमने अब तक दिए नहीं हैं। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तब भाई को शक होता है। भाई सबसे पहले उन लोगों को डांटता है, फ़ोन कट करता है। इसके बाद अपने भाई का फ़ोन चेक करता है, यानी ज्ञानदास का फ़ोन चेक करता है और उसमें उसे दिखता है कि उसके भाई ने हाल ही में 3-4 दिनों में मरने से पहले कुछ जो पेमेंट हैं वो इधर उधर भेजी हैं, ट्रांसफ़र की हैं। एक ये पता लगता है। दूसरा पता लगता है कि एक ही नंबर से उसके भाई को लगातार कॉल आ रहा था। अब ये देखते ही ज्ञानदास के भाई का माथा ठनकता है। उसे लगता है कि हो ना हो इसमें किसी का हाथ शामिल है, उसके भाई की मौत के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। और वो फ़ौरन भागा भागा पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाकर एफआईआर दर्ज कराता है, सारी कहानी बताता है और पुलिस भी फ़ौरन एक्शन लेती है। पुलिस को एक ही झटके में समझ में आ जाता है कि मामला डिजिटल मर्डर का है। डिजिटली किसी ने इसको इतना हैरास किया कि ज्ञानदास ने ऐसा कदम उठाया और इसीलिए फ़ौरन एक्शन लेती है पुलिस। सबसे पहले उस नंबर को सर्विलांस पर डालती है और सर्विलांस पर नंबर डालने के बाद जो एक एक करके जो चेहरे हैं, जो कम उम्र के हैं, 20-22 साल के लड़के हैं, 17 साल का एक लड़का है, ये सारे एक एक करके सामने आते हैं और इन अपराधियों के, यानी इन हत्यारों के, इन डिजिटल मर्डर के एक एक चेहरे सामने आते हैं जब पुलिस सर्विलांस से नंबर निकालती है। जब सर्विलांस पर नंबर डालते हैं वहाँ से लोकेशन ट्रैक होती है। उसके आधार पर पुलिस सबसे पहले आरोपी रोहित प्रजापति के पास पहुंचती है और वहाँ पर जब पुलिस जाती है तो मंजर देखकर पुलिस भी शॉक रह जाती है कि पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे इतना दिमाग लगा रहे हैं। इनके पास लैपटॉप है, इनके पास कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, कई तरीके की सिम रखी हुई है, एक्स्ट्रा दर्जन भर फ़ोन रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस बरामद करती है। लेकिन अब जो ये लड़के हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, इनके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि कल को आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ ऐसी वारदात को अंजाम देने वाला हो सकता है आपके आसपास हो, आपके अगल बगल बैठा हो, आपके कॉलेज में हो, आपके ऑफिस में हो। बहुत से लोग इस तरीके का पैंतरा आजमा रहे हैं और गूगल का यूज़ करके, यूट्यूब का यूज़ करके इस तरीके से गलत गलत चीज़ें सीख रहे हैं। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए, इसका नाम है रोहित प्रजापति। ये वही शख्स है जिसकी वजह से ज्ञानदास की मौत हुई। इसकी उम्र महज 20 साल है। बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, यानी 12th पास करके सीधे बीए में इसने एडमिशन लिया। पहला साल है इसका बीए का। अब यहाँ से देखिए क्या क्या काम करता है। अगर इसके पिता की बात करूँ तो इसके पिता भी किसान हैं, वो भी एक किसान है। इनके घर में भी इतना पैसा नहीं होगा, लेकिन ये जो लड़का है ये कैसे दिमाग लगा रहा है पैसा बनाने के लिए, अपने कॉलेज के जो इसके शौक हैं वो पूरे करने के लिए। और इसी के लिए इन्होंने यूट्यूब से सारी चीज़ें सीखी। और इसका मेन काम क्या था, इस पूरे गैंग में जो 4 लड़के हैं, इनका जो पूरा गैंग बना, इन्होंने जब शुरुआत की कि हम ऐसे ऐसे लोगों को ठगेंगे, तो इसने सबसे पहले इसने जो काम पकड़ा वो पकड़ा कि इंस्पेक्टर बनकर लोगों को धमकाएगा, क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनेगा और लोगों को डराएगा। देखिए आपके नाम का हमें पार्सल मिला है, ये हुआ है, आप ड्रग्स का धंधा चला रहे हैं, आपके साथ 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं। इस तरीके से लोगों को धमकाएगा। अब आते हैं दूसरे शख्स पर। अब एक और तस्वीर देखिए, इसका नाम है अमित सिंह। इसकी उम्र की बात करें तो इसकी उम्र भी 20 साल ही है। और तो और
ये एडमिशन लेने से पहले, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कोल्ड ड्रिंक बेचा करता था गोदामों में, जाकर वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेता था, इसके बाद दुकानों पर उन्हें ट्रांसफ़र करता था। एक छोटी मोटी जॉब करता था ये अमित सिंह। लेकिन वही कहा ना, पैसे का चस्का, इसको भी पैसे कमाने का बहुत चस्का लगा। इसके बाद इसने 8 महीने पहले अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर इसने सोचा क्यों ना साइबर ठगी की जाए, लोगों से पैसा बनाया जाए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और उन्हीं से पैसा निकाला जाए। इसके लिए इसने अपना नाम बदला और रख दिया एसपी चौहान। अब ये एसपी चौहान बनकर लोगों का केस हैंडल करता। होता ये कि जो रोहित है वो जब पहले लोगों को डराता, वो बोलता कि देखिए आपके नाम का हमें एक पार्सल मिला है जिसमें ड्रग्स वगैरह मिले हैं, और तो और आपके नाम का हमें ये पता लगा है कि आप एक नेक्सस चला रहे हैं। और जब सामने वाला जो पीड़ित है वो बोलता सर हमें बचा लीजिए, तब ये बोलता कि मैं आपका जो कॉल है वो अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एसपी चौहान, अब वो आपका केस हैंडल करेंगे। यानी डराने धमकाने का काम रोहित ने कर दिया। अब केस हैंडल कौन करेगा? दूसरा आरोपी अमित सिंह। उसके पास जब जैसे कॉल जाता तो वो वहाँ से हैंडल करता और उनसे बोलता कि ठीक है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, और तरह तरह की ये लोग तिकड़म लगाते थे और उसी के आधार पर लोगों से पैसे ऐंठते। अब आते हैं तीसरे किरदार पर। ये बांदीपुरवा गांव का रहने वाला है। इसका नाम है वीर प्रताप सिंह। उम्र इसकी 33 साल है। 12वीं की इसने पढ़ाई की, इसके बाद इसका मन नहीं लगा तो इसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जैसे तैसे इसने 12वीं पास की। इसके बाद इसने बीएससी में एडमिशन लिया। इसका एडमिशन बीएससी में होता है। और इसके बाद इसका मेन काम क्या था? इसका सबसे अहम काम ये था इस गैंग में, जब ये सारे लड़के मिलते हैं तब ये गैंग बनाने का सोचते होंगे कि हम ऐसे पैसा कमाएंगे, तब काम सबको अलग अलग बांटा गया। तो इसी में जो वीर प्रताप सिंह है, इसका काम था कि फ़ोन नंबर्स निकालना, लोगों के फ़ोन नंबर कैसे निकाले जाएंगे, कैसे हम जुगाड़ कर सकते हैं, किसको बेवकूफ़ बनाना है, कितने लोग हैं जो किसी ऐसी चीज़ से डर सकते हैं, ये सारा जो है पूरा टैली करना, रेकी करना इसका काम था। इसके अलावा यूट्यूब पर, गूगल पर और हर तरीके से हम जालसाजी की जो भी चीज़ें सीख सकते हैं वो सिखाना इसका काम था। इसी ने पूरे ग्रुप को ट्रेनिंग दी कि आखिर कैसे हम नंबर निकालेंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे और फेक तस्वीरें कैसे बनेंगी। इस तरीके जितने भी काम थे, व्हाट्सएप पर आप कैसे फेक तस्वीरें भेजेंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे, हर एक चीज़ की ट्रेनिंग देना वीर प्रताप सिंह का काम था। तो आपने 3 लड़कों को देखा, ये सबसे बड़े किरदार हैं जिन्होंने ज्ञान दास की एक तरीके से जान ले ली, उनकी मौत का कारण बने। अब आप और भी समझिए कि आखिर एक और वो लड़का कौन है और साथ ही साथ कैसे पूरा नेक्सस काम करता है और ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आपके लिए इनसे बचना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, किसी भी गैंग में जो सबसे छोटे उम्र का जो लड़का रहता है उसे कहते हैं कि वो बच्चा है, नासमझ है। लेकिन इस गैंग में जो चौथा नाम है, वो जो लड़का है वो 11वीं है, नाबालिग, हम उसका नाम नहीं बता रहे हैं। 17 साल इसकी उम्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा शातिर यही लड़का है। कैसे शातिर है आप ध्यान से सुनिएगा। यूट्यूब के जरिए तो इन्होंने पूरी ट्रेनिंग ले ली कि किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब जब बारी आती है, कहा जाता है कि आप फलाने फलाने QR कोड पर पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो QR कोड को जनरेट करना, बनाना, ये इसी लड़के का काम हुआ करता था। दरअसल ये क्या करता था, और दूसरा काम इसका ये था कि सिम कार्ड अरेंज करना, जिसे इस्तेमाल कर फिर उसे फेंक दिया जाए। अब आज के टाइम पे सिम कार्ड अरेंज करना इतनी आसान बात नहीं है। तीसरा जो उसका काम था वो सबसे इंपॉर्टेंट और ऐसा काम जिसके बाद लोगों को भरोसा हो जाए कि जिस वीडियो कॉल में वो शख्स से बात कर रहे हैं वो असली है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जब भी ऐसे लोगों का कॉल आता था, इंस्पेक्टर बन के जो अमित कॉल करता था, तो उसके पीछे का जो नज़ारा होता था या जो तस्वीरें लगी होती थी, बिल्कुल थाने का हूबहू उसका काम था इस तरीके से सीन को बनाना। एसपी साहब के पास जब कॉल ट्रांसफ़र होता था तो एसपी ऑफिस के डेस्क पर IPS लिखा होना, साइड में पेन रखे होना, कागज़ रखे होना, पीछे एक ऐसी पेंटिंग बना होना जिसे देख के लगे कि थाने के अंदर की तस्वीर है। बिल्कुल किसी फिल्म की शूटिंग की तरह ये अपना सेट डिजाइन करते थे, फिर अपने दोस्तों को उसमें बैठाते थे और कहते थे कि बातचीत करो, और बातचीत के बलबूते, मतलब बातों के जरिए अपने जालसाजी में इस तरीके से लोगों को फंसाओ कि लोग जानबूझकर तुम्हें अपने पैसे दे दे। अब तीसरा काम क्या है? देखिए, जब आप किसी इंस्पेक्टर से बात करते हैं, जब आप SP के पास बातें कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ ऐसी आवाज़ें होनी चाहिए ना जिससे लगे कि पुख्ता हो जाए। तो ये जो लड़का है, जो 17 साल का जो नाबालिग है, सोचिए इतना शातिर है, इसने यूट्यूब से अलग अलग मार पिटाई के जो शॉर्ट्स होते हैं, जो जेल के अंदर जब कैदियों को पीटा जाता है, उन सब की क्लिप्स निकाले हुए हैं, उनके ऑडियो को निकाला हुआ है। अब ये क्या करता है, जब भी ये SP और जो इंस्पेक्टर जो बनकर बात करते थे, बैकग्राउंड में ये टेप रिकॉर्डर बजा देता। ऐसा लगता कि थाने के अंदर वो लोग बैठे हैं और थाने के अंदर किसी की
कुटाई चल रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, माए बाप हमें छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए, हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, फिर थानेदार डंडे पे डंडा पीट रहा है। इस तरीके की आवाज़ इस तरीके से बनाई जाती थी ताकि जो वीडियो कॉल में पता लग सके कि थाने के अंदर ही वीडियो कॉल हुई है। आप जो सोचिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो हमारे देश में जो कम साक्षात्कार वाले जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब ऐसी वीडियो कॉल की में बात करते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि सच में उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आया है। और ये इतने ज़्यादा जो लड़के हैं पैसे कमाने के लिए आतुर रहते थे, ये धमकाना शुरू करते हैं। वर्दी पहनी होती है उन्होंने, सीन रिक्रिएट हो ही चुका होता है। अब इसके बाद बारी थी कि कैसे किसी शख्स को इनकी बातों में फंसाकर उससे मधुमक्खी की तरह पूरा जो शहद होता है उसको पूरा निचोड़ लें। और ये एक बार रुकते नहीं थे, एक बार धमकाया, 2 बार धमकाया। अगर उस शख्स मना कर दे कि हम आपको अब पैसे नहीं दे पाएंगे, हमारे पास ऐसे पैसे नहीं है, तो ये क्या करते, एक लड़की से वीडियो कॉल करवाकर लड़की को न्यूड होकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते और कहते कि देखो पहले तो हम तुम्हें ड्रग्स के लिए बोल ही रहे थे, अब तुम लड़कियों से गंदी गंदी बातें करते हो, उन सब का भी सबूत हमारे पास है। तुम्हारे सारे दोस्तों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बेटे को, हर किसी को वीडियो भेज दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि तुम शक्ल से जितने मासूम दिखते हो उतने मासूम हो नहीं, शातिर हो, तुम लड़कियों के दीवाने हो, तुम ड्रग तस्कर हो। और इसी तरीके से भोले भाले जो लोग होते हैं, जो इनके पास पैसे होते हैं वो पैसे तो दे देते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें लगता है कि अब उनकी जो इज्जत थी अब इस दुनिया में रहेगी नहीं, जब कोई ये वीडियो देख लेगा और जिसमें उन्हें फंसाया जा रहा है, कोई इनकी बात नहीं मानेगा, ड्रग तस्करी का आरोप लग चुका है। तो गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कहीं भी इज्जत पे आंच आती है, लोग सोचते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, और ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में जो परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें समझने की जरूरत होती है। जिस जैसा वनिता ने जो केस बताया उसमें जो भाई की जो भूमिका थी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि भाई ने इस पूरे केस का जो पलट कर ही रख दिया। पुलिस इसे एक आम मौत मान सकती थी, लेकिन भाई ने पता लगाया कि पैसे मांगे जा रहे हैं, भाई साहब से पैसे मांगे जा रहे हैं, क्यूआर कोड के जरिए एक मुर्दे से पैसे की उगाही हो रही है। अब जब ये जो चारों लड़के अरेस्ट हो जाते हैं, रिपोर्टर्स कुछ सवाल पूछते हैं। मैं आपको सवाल बताता हूं कि जब रिपोर्टर से पूछा पुलिस वालों से कि बताइए कि इन्होंने कितने टाइम में ये जो फ्रॉड करने का तरीका सीखा। कितना टाइम बताया गया? 8 से 9 महीने के अंदर ये जो चारों जो लड़के थे, जो दोस्त थे, इन्होंने प्लानिंग बनाई, सेट तैयार किया और सोचा कि अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। अब जब पूछा गया कि फ्रॉड करने के लिए इतनी बारीक से बारीक चीज़ की, आपको साउंड रिकॉर्ड करना है, थाने की सीन रिक्रिएट करना है, ये सब बारीकियाँ कहाँ से सीखी? जवाब क्या मिला? यूट्यूब वीडियो के जरिए उन्होंने सारी चीज़ें सीखी और समझी और उसको अप्लाई किया है रियल लाइफ में। तीसरी चीज़ कि 8 महीने, आप जैसा कि पुलिस ने कहा कि 8 महीने से ये लगातार ठगी कर रहे हैं, तो 8 महीने के अंदर इन्होंने कितनी ठगी की है? तो पुलिस का जवाब था कि इन्होंने ठगी तो की है, लेकिन ये अभी बच्चे थे। अब क्योंकि ये बच्चे थे इसलिए ये ज़्यादा ठगी नहीं कर पाए। चौथा सवाल कि ब्लैकमेलिंग के लिए कौन कौन सा पैटर्न अपनाते थे। अब ये ब्लैकमेलिंग के लिए क्या करते थे कि जो सबसे बड़ा सवाल कि इनके मोबाइल नंबर आता कैसे था लोगों का। तो इनका ये कहना था कि अपने किसी दूर रिश्तेदार के पास जाते, वहाँ से जो इनके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स होते थे उन सारों को अपने में ट्रांसफ़र करते, फिर एक एक नंबर पर ही कॉल करना शुरू करते। पहली चीज़। दूसरा, जब ये काम करते रह रहे थे तब इन्हें पता लगा कि ऐसे ही नंबर के लिए एक कंपनी है, एक बाकायदा कंपनी है जिसके पास कई सारी कंपनियों का जो डाटा, कस्टमर का डाटा है वो उनके पास है। तो इनके पास इतने पैसे आ चुके थे कि ये कम से कम 10 से 15 हज़ार नंबरों के लिए पैसे देने को राजी हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे बचना है, अपने नंबर जो फ़ोन नंबर है कितनी अहम हो जाती है, उससे बचना कैसे है। तब लेकिन ये एक बार नंबर मिल गया, नंबर मिलने के बाद ये आधार कार्ड के जरिए ड्रग्स तस्करी का बहाना मार के इन्हें धमकाते थे। दूसरा, अगर कोई थोड़ा सा अधेड़ उम्र वाला शख्स है जिसकी उम्र 60-65 साल हो चुकी है, ये बाकायदा लड़कियों से उन्हें वीडियो कॉल करवाते हैं और लड़कियां उसमें अचानक से कपड़े खोल देती। अब इसमें जो सामने वाला शख्स होता है उसे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, और बाकायदा ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता। अब इस रिकॉर्ड होने के बाद ये लोग उससे धमकाते कि देखिए आप जो लड़की से बातचीत कर रहे थे उसकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब आपके पूरे परिवार को बता दिया जाएगा, इसके अगर आप नहीं चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर ना जाए तो पैसे दीजिए। अब इसके बाद भी जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो क्योंकि जो मासूम लोग होते हैं इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन्हें फ़ोन नंबर मिलता कैसे है। देखिए फ़ोन नंबर मिलने के कई सारे ज़रिए हैं। मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने किसी दूर रिश्तेदार के घर पे गए, उनके फ़ोन से नंबर ले लिया। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए आपके फ़ोन में जब कभी आप
ऑनलाइन जितने अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जितने भी ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं वहाँ से आप कभी भी सामान मंगवाते हैं, उस जब आप सामान मंगवाते हैं उस पर एक स्टिकर चिपका होता है जिस पर आपका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा होता है और बाकायदा एक बारकोड भी बना होता है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि कार्टून से सामान निकाला और उस चीज़ को प्लास्टिक सहित फेंक दिया, अब वो कचरे में जाता है, लोग उस चीज़ को ढूंढते हैं, उनके लिए वो एक सोना है। क्यों सोना है? वहाँ से इनको बिना मेहनत किए आपका फ़ोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, आपका नाम, सब कुछ बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। तब आपको ऐसे में क्या करना है, कभी भी जब आपको कोई पार्सल मिले तो जिसमें आपका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हो उसे फाड़ कर टुकड़ों में डस्टबिन के अंदर फेंक दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप मॉल में जाए आप देखते होंगे कि आपसे कहा जाता है कि अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखिए, आपको फलाना फलाना ऑफर मिलेगा। कितना ऑफर मिल जाएगा आपको? 100-200 रुपये का ऑफर मिल जाएगा। लेकिन आपसे वो उसके बदले क्या ले रहे हैं? आपका नाम और फ़ोन नंबर ले रहे हैं। क्यों देना है आपको नाम और अपना फ़ोन नंबर? ऐसी 100-200 रुपये में आपको कौन सी इसी सोने जेवरात मिलने वाले हैं? नहीं दीजिए। आप नहीं देंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि यही जो डाटा आप जो दे रहे हैं 100-200 रुपये में, ये लगभग 2000-3000 रुपये में आपका नंबर बाहर बेच दिया जाता है, तो आपको ट्रैक किया जा सकता है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़, कहीं भी जाकर अपना जो फ़ोन नंबर है, जो फ़ोन डिटेल है, किसी भी वेबसाइट में शेयर ना करें। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई वेबसाइट आप लॉगिन कर रहे हैं, आपसे कहा जाता है कि गूगल के जरिए आप लॉगिन कर लीजिए, आप अपना जीमेल या ईमेल आईडी का परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी वेबसाइट पर अपने फ़ोन के जरिए एक्सेस देते हैं तो उस वेबसाइट के पास भी आपके सारे कॉन्टैक्ट के डिटेल आ जाते हैं, जहां से आपका नंबर भी उस कंपनी के पास पहुंचा, कंपनी से इन्हीं गांव के लड़कों के पास नंबर पहुंचता है, फिर यही गांव के लड़के बड़ी बड़ी ठगी करते हैं और लोगों को धमकाना शुरू करते हैं। लेकिन उन्हें जाने अनजाने में ही वो एक कातिल का काम कर रहे थे, कातिल की तरह सोच रहे थे, कातिल की तरह ही बिल्कुल प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे थे। ये इन्हें लगा था कि जल्दी पैसे कमाएंगे, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में एक दूसरा इंसान की जो उनकी मेंटल स्थिति है वो किस हाल में पहुंच जाती है, वो अपनी जान दे देता है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ इनके मज़े और पैसों के लिए। फिलहाल जो यूपी पुलिस ने जो यूपी प्रदेश का पहला डिजिटल मर्डर केस सॉल्व कर लिया है, ये उनके लिए वाहवाही का काम है। लेकिन हमें चाहिए कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों को आसान से आसान शब्दों में समझाए कि किस तरीके से जो जालसाजी हो रही है उसे आप रोक सकते हैं, उसे आप समझकर बिल्कुल दरकिनार कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसमें फंस गए, आपको उसको रोकना पड़ेगा। तो हमने कोशिश की है कि आपको आसान शब्दों में समझा सकें कि किस तरीके से जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं और जिसमें लोगों को जल्दी पैसे कमाने के लिए लोग पैसे निछावर कर रहे हैं, तो ऐसे में लगाम लगाने की बेहद ज़रूरत है।